हाय फ्रेंड्स, आज हम सारांश से सैलरीज डिस्कस करेंगे। ये एक क्विक रिवीजन है सैलरीज़ का। अगर आपको फिंगर टिप्स पे कुछ चीज़ें रिवाइज़ करनी है उसके लिए ये बेस्ट है। थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं सैलरी से बिना किस और टाइम वेस्ट किए। तो सैलरीज़ में आ जाते हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरीज़। तो इसकी जो चार्जेबिलिटी होती है दैट इज़ अंडर सेक्शन 15। सैलरी ड्यू पेड और अलाउड दो नॉट ड्यू अरियर्स ऑफ सैलरी। तो ये इसमें हम इन चीज़ों को देखेंगे। सैलरी ड्यू पेड और अलाउड दो नॉट ड्यू अरियर्स ऑफ सैलरी। फिर मीनिंग देखेंगे। मीनिंग इज़ गिवन इन सेक्शन 17। सैलरी परक्विजिट प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। ये बेसिकली एक रिविजन सीरीज़ है जिससे आप चीज़ों को बस अपने टिप्स पे एक बार रिवाइज़ कर सको। फिर रिडक्शन आता है सेक्शन 16 का, दैट इज़ स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, अब बेसिस ऑफ चार्ज पे आ जाते हैं। तो सैलरी इज़ चार्जेबल टू टैक्स ईदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीप्ट बेसिस विच एवर इज़ अर्लियर। तो इट इज़ चार्जेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस, जो भी पहले आता है उसके बेसिस पे सैलरी इज़ चार्जेबल। हाउएवर वेयर एनी सैलरी पेड इन एडवांस इज़ असेस्ड इन द ईयर ऑफ पेमेंट, इट कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली ब्रॉट टू टैक्स इन द ईयर इन विच इट बिकम्स ड्यू। तो अगर कोई सैलरी है जो कि एडवांस में पे की गई है और उसको असेस किया गया है इन द ईयर ऑफ पेमेंट, तो जब वो सब्सिक्वेंटली ड्यू कर होगी तब उसको हम दोबारा टैक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ द सैलरी पेड इन अरियर्स हैज़ ऑलरेडी बीन असेस्ड ऑन ड्यू बेसिस, द सेम कैन नॉट बी टैक्सड अगेन व्हेन इट इज़ पेड। ऑलरेडी अगर ड्यू बेसिस पे टैक्स कर दिया गया है सैलरी को, तो दोबारा जब वो पे होगी अगेन तब वो टैक्स नहीं होगी। लॉजिकल बेसिस है, एक चीज़ एक ही बार टैक्स होगी, दोबारा हम उसको टैक्स नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं टैक्सेबिलिटी एग्जेम्पशन ऑफ सर्टन अलाउंसेस। अब कुछ अलाउंसेस हमें मिलती है सैलरीज़ में से जो कि हमारी जो टोटल इनकम है उसको रिड्यूस कर देती है और एज सच हमारी टैक्स लायबिलिटी भी रिड्यूस कर देती है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो अलाउंस आती है हमारी हाउस रेंट अलाउंस आती है, दैट इज़ HRA, जो कि गिवन है सेक्शन 1013A में। तो इसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक मेट्रो सिटीज़ के लिए क्या एप्लीकेबल है और एक अदर सिटीज़ के लिए। तो मेट्रो सिटीज़ में हमारी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आ जाती है और अदर सिटीज़ जो इनके अलावा हो गई। तो HRA जो भी होगा, HRA का अलाउंस वो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा। पहले हम देखते हैं मेट्रो सिटीज़ में। तो इन तीनों में से जो सबसे कम जिसका अमाउंट होगा, वैल्यू होगा, वो हमारा एग्जेम्पशन के लिए क्वालिफाई करेगा। उतने अमाउंट का हमको एग्जेम्पशन मिलेगा। सबसे पहला HRA एक्चुअली रिसीव फॉर द रिलेवेंट पीरियड, जितना आपको एक्चुअली HRA रिसीव हुआ है वो वाला अमाउंट। फिर दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी फॉर रिलेवेंट पीरियड, जो भी रेंट पेड है माइनस कर देंगे उसमें से 10% ऑफ द सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड। एंड थर्ड है 50% ऑफ द सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड। इन तीनों में से जो भी कम होगा दैट विल बी द हाउस रेंट अलाउंस। अब इसमें ना एक टर्म है सैलरी। अब सैलरी का जो डेफिनेशन है वो आप अपने बुक में रीड करना। इसमें कई जगह सैलरी में ओनली सैलरी होता है इंक्लूडेड, कई दैट इज़ द बेसिक्स पे इंक्लूड करते हैं, कई जगह DA भी इंक्लूड करते हैं। तो दैट इज़ वेरी माइन्यूट थिंग जो आपको ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज इससे ही आपके जो मार्क्स होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। तो एक बार आप सैलरी का डेफिनेशन आप देख लेना। दिस इज़ जस्ट अ रिविजन सीरीज़, ओके। देन अदर सिटीज़ में HRA इसका लीस्ट ऑफ द 3 HRA actually received for the relevant period, rent paid minus 10% of the salary for the relevant period and 40% of the salary of the relevant period. दो तीनों में से whichever is less that will qualify for the exemption of HRA. अब आ जाते हैं अदर अलाउंसेस में। और क्या क्या अलाउंसेस हमें मिलते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, दैट इज़ 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। फिर आ जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर कम्यूटिंग बिटवीन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड द प्लेस ऑफ ड्यूटी, 3200 पर मंथ फॉर एन एम्प्लॉय हु इज़ ब्लाइंड और डेफ एंड डम्ब और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। फिर आ जाता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉयर्स चिल्ड्रन, दैट इज़ 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। ठीक है, आगे आ जाते हैं एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनल बेनिफिट्स। टर्मिनल बेनिफिट्स की रिस्पेक्ट में कुछ एग्जेम्पशंस हैं। सबसे पहले आ जाता है ग्रेट्युटी। तो ग्रेट्युटी में रिसीव ड्यूरिंग सर्विस, अगर जो ग्रेट्युटी अमाउंट है अगर वो
सर्विस के दौरान, जब ऑलरेडी आप सर्विस में हो, जॉब में हो, दिस ग्रेट्युटी इज़ कवर अंडर सेक्शन 1010। अगर सर्विस के दौरान आपको ग्रेट्युटी मिलता है, दैट ग्रेट्युटी इज़ फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन अगर ग्रेट्युटी इज़ रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं। अगर रिसीव्ड अंडर द पेंशन कोड और regulations applicable to the members of defense service employees of central government, members of civil service, local authority employees etc. अगर इनको मिलती है ग्रेट्युटी तो दैट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(1). इनके अलावा जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनमें भी दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है इसको। पहला, इफ़ इट इज़ कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 एंड व्हेन इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972। अगर पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 के अंडर कवर्ड है और अदर एम्प्लॉयज़ के लिए है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(2). तो इसमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। फर्स्ट इज़ 20 lakhs, दूसरा एक्चुअल ग्रेट्युटी रिसीव्ड एंड तीसरा 15 days सैलरी बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 months। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ टू बी टेकन एज 26। तो इसमें से जो भी लीस्ट होगा, या तो 20 लाख, या तो एक्चुअल ग्रेट्युटी रिसीव्ड, या फिर आप 15 दिन का जो सैलरी है, 15 days सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ड्रॉन, जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी है 15 days सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 months, जो भी आपने कंप्लीट कर लिया हो पूरी ईयर ऑफ सर्विस, या फिर जो भी 6 months से ज़्यादा अगर किसी ईयर में कंप्लीट किया हो उसका 15 days का सैलरी लेंगे हम। और नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ मंथ टू बी टेकन एज 26 डेज़ हम नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ मंथ को कंसिडर करेंगे फॉर द कैलकुलेशन। आगे आ जाते हैं। अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो इट विल बी द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एग्जेम्पशन विल बी लीस्ट ऑफ द 3। फर्स्ट इज़ 20 lakhs, देन द एक्चुअल ग्रेट्युटी रिसीव्ड, एंड थर्ड इज़ हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 months सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, फ्रैक्शन टू बी इग्नोर्ड। अब पहले वाले में हमें फ्रैक्शन कंसिडर करना था, इसमें हम फ्रैक्शन इग्नोर करेंगे। तो ठीक है, तो इसमें हाफ मंथ की सैलरी लेंगे बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द लास्ट 10 month सैलरी। अब इसमें जो हमें एवरेज लेना है लास्ट 10 month की सैलरी का, जो इसमें इससे पहले वाला था जो ग्रेट्युटी एक्ट में कवर्ड था उसमें हम एवरेज ले रहे थे किसका, दैट वॉज बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी। इसमें हम लेंगे एवरेज ऑफ द लास्ट 10 month सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, फ्रैक्शन टू बी इग्नोर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेट्युटी का, जिसमें हमने अलग अलग डिवीजन के हिसाब से देख लिया। अब आ जाते हैं पेंशन में। पेंशन में दो चीज़ें हैं, कम्यूटेड, अनकम्यूटेड। ठीक है, कम्यूटेड पेंशन एंड अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन इज़ फुल्ली टैक्सेबल। कम्यूटेड पेंशन अगर एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज एक्सेट्रा को मिलता है तो दैट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(a)(1). लेकिन अदर एम्प्लॉयज़ के केस में, इफ़ द एम्प्लॉई इज़ इन द रिसीट ऑफ ग्रेट्युटी एंड इफ़ द एम्प्लॉयज़ इज़ नॉट इन रिसीट इन द ग्रेट्युटी, अगर ग्रेट्युटी मिल रहा है तो 1/3 ऑफ द कम्यूटेड पेंशन, 1/3 of the commuted pension divided by computation percent into 100 would be exempt under section 10(10)(a)(2)(a). So this is the formula for calculation of कितना exempt होगा। और अगर एम्प्लॉय को ग्रेट्युटी नहीं मिल रहा है तो 1/2 of the commuted pension received divided by commutation percentage into 100 would be exempt under section 10(10)(a). ओके, तो इसमें हमने डिवाइड कर दिया है बेसिस कि ग्रेट्युटी रिसीव्ड हो रही है या ग्रेट्युटी रिसीव नहीं हो रही है। ठीक है, कम्यूशन क्या होता है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज़ एन ऑप्शन फॉर अ रिटायर्ड एम्प्लॉय टू रिसीव अ लमसम पेमेंट इंस्टेड ऑफ अ रेगुलर फिक्स पेमेंट फ्रॉम द पेंशन प्लान। तो अगर वो लमसम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं देन दैट इज़ नोन एज कम्यूटेड पेंशन। ठीक है, तो और अगर अनकम्यूटेड है तो दैट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है,
अब आ जाते हैं लीव सैलरी में। लीव सैलरी सेक्शन 1010 AA में कवर्ड है, दैट इज़ लीव एनकैशमेंट रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस एंड रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट वेदर ऑन सुपरएनुएशन और अदरवाइज। तो रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस अगर लीव सैलरी मिलती है तो दैट इज़ फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन अगर आपको रिटायरमेंट पे या फिर सुपरएनुएशन और अदरवाइज मिलती है तो इसमें भी दो पार्ट्स हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 1010 AA, लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, अब देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कितने बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन अगर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होती है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10AA2, दैट इज़ 25 लाख लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, 10 month salary on the basis of the average salary of the last 10 preceding retirement, 10 months preceding retirement, and cash equivalent of unavailed leave based on last 10 months average salary to his credit at the time of retirement. ये अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज़ जस्ट अ रिविजनरी वीडियो। अगर आपको इस पर और क्लैरिटी चाहिए तो आप इसका इलस्ट्रेशन सॉल्व करो, आपने वो कर रखा होगा, तो इफ़ एक बार आप उसको गो थ्रू करोगे तो आपको यादें आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करोगे तो और चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। अर्न लीव एंटाइटलमेंट कैन नॉट एक्सीड 30 days फॉर एवरी ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस रेंडर्ड फॉर द एम्प्लॉई फ्रॉम हुज सर्विस ही हैज़ रिटायर्ड, ठीक है। ये हो गया लीव सैलरी का। अब आ जाते हैं रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन सेक्शन 1010B। तो रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन का कितना एग्जेम्पशन मिलता है? कॉम्पनसेशन एक्चुअली रिसीव 15 days एवरेज पे इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस एंड पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months एंड 5 लाख, इनमें से तीनों में से जो भी लेस होगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट। अगला है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, दैट इज 1010C। एग्जेम्पशन इज अवेलेबल टू एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर कंपनी, एनी अदर कंपनी, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, IIT एक्सेट्रा। इसमें से जो भी लीस्ट होगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट। कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव, जो कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव हो रहा है। दूसरा 3 months सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 3 months ऑफ सैलरी इंटू कंप्लीटेड ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, ये कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, जो भी रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट है इंटू द लास्ट ड्रॉन सैलरी। एंड चौथा इज़ 5 लाख। तो चारों को कैलकुलेट करके जो भी लीस्ट होगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट, ठीक है। अगला आ जाते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन, दैट इज़ 1010C। तो लीव ट्रैवल कंसेशन में अगर आप लीव पे जाते हो और ट्रैवल करते हो तो आपको कंसेशन मिलता है इनकम टैक्स में। तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप एयर से ट्रैवल करते हो तो अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द एयर इकोनॉमी फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। तो जो इकोनॉमी का जो शॉर्टेस्ट रूट है उससे ज़्यादा अमाउंट का आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप और अदर मोड से ट्रैवल करते हो, जैसे कि रेल सर्विस से करते हो, तो एग्जेम्पशन विल बी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। और अगर रेल सर्विस अवेलेबल नहीं है तो एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं एग्जिस्ट करता है तो अमाउंट इक्विवेलेंट टू द एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर्स बाय द शॉर्टेस्ट रूट एज इफ़ द जर्नी हैड बीन परफॉर्म्ड बाय रेल। तो हम ऐसा मानेंगे कि जैसे रेल से ही परफॉर्म करी हुई जर्नी हो, उस पर जितना भी फेयर निकलेगा उसको हम उसका हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट कर रही है फिर भी आप रेल से नहीं गए हो तो अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द फर्स्ट क्लास और ड्यूलस क्लास फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जेम्पशन इनका मिलेगा। अब एग्जेम्पशन इज़ अवेलेबल फॉर 2 trips इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स। अब इसमें ब्लॉक्स होते हैं 4 कैलेंडर ईयर्स के, तो उसमें 2 trips के लिए ही हमें 4 साल में 2 trips के लिए ही हमको ये एग्जेम्पशन अवेलेबल होता है, ठीक है। इसमें भी आपको प्रूफ्स दिखाने पड़ते हैं तब आपको एग्जेम्पशन मिलता है इसके रिगार्डिंग। अब आ जाते हैं प्रोविडेंट फंड एग्जेम्पशंस एंड टैक्सेबिलिटी प्रोविजंस। अब प्रोविडेंट फंड के टैक्सेशन देख लेते हैं। प्रोविडेंट फंड बेसिकली ये रिटायरमेंट के लिए होता है और इसमें जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय होता है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं हर मंथ अपनी सैलरी में से या हर मंथ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो एक
कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है उनके रिटायरमेंट के लिए। तो इसमें ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, जैसे कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यूआरपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड दैट इज़ एसपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड दैट इज़ पीपीएफ। ओके, तो इसमें अलग अलग फंड्स में अलग अलग टाइप का हमारा एग्जेम्पशन एंड टैक्सेशन होता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अगर है उसमें रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ द सैलरी इज टैक्सेबल एज सैलरी अंडर सेक्शन 17(1). तो जब तक 12% तक तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अगर 12% से ज़्यादा है दैट विल बी टैक्सेबल एज सैलरी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन है तो एलिजिबल फॉर रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में उसको रिडक्शन मिल जाएगा। फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट क्रेडिट होगा दैट विल बी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द 9.5% पर एनम इज़ टैक्सेबल एज सैलरी। अगर 9.5% पर एनम से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है दैट विल बी टैक्सेबल एज सैलरी। और इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम इज़ टैक्सेबल एज सैलरी। अब आ जाते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे। दैट इज़ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हो रहा है, नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन के टाइम पे इट इज़ नॉट टैक्सेबल। फिर एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन नॉट एलिजिबल फॉर रिडक्शन, इसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता एम्प्लॉय को अगर वो अनरिकॉग्नाइज पीएफ में पैसे जमा करता है। इंटरेस्ट जो भी आता है एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन पे दैट इज़ नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट आता है एम्प्लॉयज़ की कंट्रीब्यूशन पे नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगता इंटरेस्ट पे। अब आ जाते हैं स्टैट्यूटरी पीएफ, जो भी स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग बनता है पीएफ। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इज़ एलिजिबल फॉर रिडक्शन अंडर 80C। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दैट इज़ ऑल्सो फुल्ली एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन that is exempt up to certain limit of contribution, see the note below। अब इसमें कुछ लिमिट्स हैं जिसके बेसिस पे ये इंटरेस्ट क्रेडिटेड इसमें लगता है, एग्जेम्पशन मिलता है कुछ अमाउंट का, वो अभी हम देख लेंगे। आगे आते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, जिसमें मोस्टली जनता निवेश करती है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज़ एज देयर इज़ ओनली एसएससीज ओन कंट्रीब्यूशन, तो इसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, तो इसमें एम्प्लॉयर का कोई मतलब ही नहीं है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज़ एलिजिबल फॉर रिडक्शन अंडर 80C। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन NA नॉट एप्लीकेबल। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं अमाउंट विड्रॉन और रिटायरमेंट टर्मिनेशन। अच्छा, ये एक पॉइंट है जो कि चारों के लिए है। तो सबसे पहले अगर कोई अमाउंट है जो हम विड्रॉ कर रहे हैं ऑन रिटायरमेंट और टर्मिनेशन, तो उसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा। इफ़ इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, तो इट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ़ एम्प्लॉय सर्व्ड अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 5 years और मोर, और रिटायर्स बिफोर रेंडरिंग 5 years और मोर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, contraction or discontinuation of employer's business or reason beyond the control of the employee, or on cessation of employment the employee obtains employment with any other employer to the extent the accumulated balance in RPF is transferred to his RPF account maintained by the new employer, the entire balance standing to the credit of employee is transferred to his NPS account referred to the section 80 CCD and notified by the central government. In other cases it will be taxable। तो इन सब केसेस में इट विल बी एग्जेम्प्ट, जो कि ये 4 केसेस दिए गए हैं, और इन अदर केसेस इट विल बी टैक्सेबल। अब अगला आ जाते हैं, अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इज टैक्सेबल एज सैलरी। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयर्स अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट देयर ऑन उसको एज ए सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा, और एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इज़ नॉट टैक्सेबल, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इज़ नॉट टैक्सेबल। अब देखो, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ का नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम उसको इन्वेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे ये नॉन टैक्सेबल था एम्प्लॉयर्स का, इसीलिए अब हमने बाद में इसको टैक्सेबल कर दिया। और एम्प्लॉय का जब नॉन एलिजिबल फॉर रिडक्शन था, उसमें हमको कोई रिडक्शन नहीं मिल रहा था, तो हमने बाद में इसको नॉट टैक्सेबल कर दिया। ओके, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इज़ टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
अब आ जाते हैं अमाउंट विड्रॉन ऑन रिटायरमेंट टर्मिनेशन। अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट, अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड है देन ऑल्सो इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट। ओके, एज पर सेक्शन कुछ नोट्स हैं, इसको नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सैलरीज, बिकॉज इन नोट्स में कुछ प्रोविजंस होते हैं जिन पे इलस्ट्रेशंस बन जाते हैं, तो आप एक बार इनको देख लेना। नोट्स, एज पर सेक्शन 10(1)(1) एनी पेमेंट फ्रॉम अ provident fund to which Provident Fund Act 1925 applies or from public provident fund would be exempt। अगर कोई पेमेंट करते हैं हम प्रोविडेंट फंड से टू विच प्रोविडेंट फंड एक्ट अप्लाइज और फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड दैट विल बी एग्जेम्प्ट। accumulated balance due and becoming payable to an employee participating in the recognized provident fund would be exempt under section 10(12). Then third, however, the exemption under section 10(11) or 10(12) would not be available in respect of income by way of interest accrued during the previous year to the extent it relates to the amount or aggregate of the amounts contribution made by that person employee exceeding 2,50,000 in any previous year in that fund on or after 1st April 2021। तो अगर exceeding 2,50,000 है तो exemption will not be available। अगर it will not be available in respect of income by way of interest accrued during the previous year relates to an amount or aggregate of the amount of contribution made by employee exceeding 2,50,000 in any previous year। 2,50,000 से ज़्यादा contribution करेंगे तो फिर exemption नहीं मिलेगा इंटरेस्ट का। फिर if the contribution by such person employee is in fund in which there is no employer's contribution, then a higher limit of 5 lakh would be applicable for such contribution, and interest accrued on any previous year in that fund on or after 1st April 21 would be exempt from up to that limit। okay, अब आ जाते हैं वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट पे। ओके, सो अभी हमने अलाउंसेस सारे डिस्कस कर लिए हैं। वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट दैट इज सेक्शन 17(2) रेड विद रूल 3। उसके आगे जो भी वैल्यूएशंस परक्विजिट्स हैं, जैसे कि अगर मोटर कार है, रेंट फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन है, और भी चीज़ें हैं सैलरी इनकम में, इसके बाद वो हम सेकेंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे सो दैट it will be easier। तो thank you so much for watching। next I'll be uploading next part soon। thank you so much। Please consider subscribing to my channel। thank you।